हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। मुझे बताइएगा क्या आप मुझे सुन सकते हैं? 9 स्टूडेंट्स ने जॉइन किया अभी तक। जी। जी, बताइए आप मुझे सुन सकते हैं? सही है जी। ठीक है। कितने स्टूडेंट्स हो गए हैं? बाकी लोगों को कहें जल्दी से जॉइन करें सो दैट हम इसको जो है ना स्टार्ट कर सकें। अच्छा जी, 11 स्टूडेंट्स ने जॉइन किया है तो प्लीज़ आप जो है ज़रा समराइज़ करें कि हमने कल क्या-क्या पढ़ा था। जी, क्या-क्या पढ़ा था हमने? कल क्या-क्या डिस्कस किया था एंड ऑफ लाइफ केयर के हवाले से हमने, प्लीज़ ज़रा समराइज़ करें, फिर हम आगे चलते हैं जी। और आज का लेक्चर हमारा आई थिंक 6 बजे तक है। जी, समराइज़ कर दीजिए कि कल क्या पढ़ा था हमने, फिर हम आगे चल सकें। यूथनेसिया अवेयरनेस कॉन्टेक्स्ट पढ़े थे, ठीक है जी। तो एंड ऑफ लाइफ केयर क्या थी, यूथनेसिया क्या था, अवेयरनेस कॉन्टेक्स्ट कितने थे? जिस चीज़ का दिल करता है आंसर कर दें। और दूसरी जो एक चीज़ है कि हमने कल कोई स्टेटिंग एंड ऑफ लाइफ प्रेफरेंसेस पढ़ा था, तो वो भी बताएं कि स्टेटिंग एंड ऑफ लाइफ प्रेफरेंसेस क्या था। सना कहती हैं कि मैंने गुजारिश मूवी देख ली है। दैट्स ग्रेट, दैट इज़ वेरी रेलिवेंट टू यूथनेसिया। ठीक है, चलें। फॉर अवेयरनेस कॉन्टेक्स्ट थे। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। वॉइस क्लियर नहीं आ रही जी इन सबको, प्लीज़ बाकी लोग बताएं आप लोगों के साथ वॉइस का क्या सिलसिला है। जी, वॉइस का मुझे बताइए। म्यूचुअल प्रिटेंस अवेयरनेस एंड ऑल दिस, वेरी गुड। यूथनेसिया, ठीक है। अच्छा, स्टूडेंट्स कितने थे लास्ट क्लास में? अभी तक स्टूडेंट्स ने ज्वाइन क्यों नहीं किया? आई थिंक कल हम यहाँ कहीं जो है ना छोड़ के गए थे, पैलिएटिव केयर के ऊपर। हाँ, बाकी लोग किधर हैं भाई? 16 लोग आए हैं अभी तक यहाँ पर। ओनली 16 स्टूडेंट्स सो फार। जी, लास्ट क्लास में कितने थे? 28 थे। तो किधर गए हैं? खाना शाना खाने चले गए हैं? उनको कहें आ जाएं जल्दी से, हम अपना लेक्चर स्टार्ट करें। जी, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी,
चलें अब थोड़ा सा हमने एंड ऑफ लाइफ केयर डिस्कस की है, अब हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं पैलिएटिव केयर क्या होती है। पहले आप लोग मुझे बताएं, आप लोगों के ख्याल में पैलिएटिव केयर क्या है? ठीक है, देन फिर मैं आपको बताता हूँ। आपने मुझे ये बताना है कि आपके ख्याल में पैलिएटिव केयर क्या है, और आपने मुझे साथ में ये बताना है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पैलिएटिव केयर एंड एंड ऑफ लाइफ केयर, दोनों में फ़र्क क्या है। जी क्लास। हाँ सना बिल्कुल ठीक है, मैंने ये वो मूवी जो है ना कि 5-6, मतलब मेरा ख्याल है कि 2 साल पहले देखी होगी, बल्कि 2-3 साल पहले देखी होगी। आई वॉज इन, आई थिंक माई फर्स्ट सेमेस्टर ऑफ पीएचडी जब मैंने ये मूवी देखी थी, तो ज़ाहिर है याद नहीं रहता। तो सना कह रही हैं कि उसकी अपील एक्सेप्ट नहीं की थी कोर्ट ने। जी तो प्लीज़ मुझे बताएं कि व्हाट इज़ पैलिएटिव केयर एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पैलिएटिव केयर एंड एंड लाइफ केयर। मरियम कहती हैं ट्रीट द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द पेशेंट इन पैलिएटिव केयर। बिल्कुल जी, पैलिएटिव केयर के अंदर हम पेशेंट्स के साइन एंड सिम्टम्स को ट्रीट करते हैं। तो एंड ऑफ लाइफ केयर में क्या करते हैं? मरियम ही कहती हैं केयर ऑफ पेशेंट इन द लास्ट स्टेजेस ऑफ लाइफ। ठीक है जी, आप समझ लें कि एंड ऑफ लाइफ केयर जो है एक बड़ी टर्म है और उसके अंडर ही पैलिएटिव केयर आ जाती है। इसके अलावा पैलिएटिव केयर उन पेशेंट्स के लिए भी की जाती है जिनकी बीमारी का कोई इलाज नहीं होता है। ठीक है, अच्छा जी, तो अब हम ज़रा इसको रीड आउट कर लेते हैं कि पैलिएटिव केयर क्या है। सो दिस इज़ अ comprehensive care for patients whose disease is not responsive to the cure. Care also extend to the patient's families. तो ये कॉम्प्रीहेंसिव केयर है, मतलब हर एस्पेक्ट देखती है हमारी उस पेशेंट की लाइफ की जिसको ये केयर दी जा रही है। नंबर 1, पेशेंट्स हुज डिजीज इज नॉट रिस्पॉन्सिव टू क्योर, मतलब जिस बीमारी को हम बिल्कुल ठीक नहीं कर सकते। हाँ, आल्सो एक्सटेंड्स टू द पेशेंट्स फैमिलीज, और सिर्फ ये पेशेंट को नहीं दी जाती, उसकी फैमिलीज को भी दी जाती है, क्योंकि डेफिनेटली उसकी फैमिली जो है उसका केयर कर रही होती है मोस्टली, तो उसकी फैमिली को भी इन्वॉल्व किया जाता है पैलिएटिव केयर के अंदर, राइट। पैलिएशन इज द प्रोविजन ऑफ केयर इंटरवेंशन दैट आर डिजाइंड टू रिलीव सिम्टम्स। तो वही आप वाली बात जो कि पहले मरियम ने भी एक्सप्लेन की और भी बहुत सारे लोग यहाँ पर बता रहे हैं कि ऐसी इंटरवेंशंस दी जाती हैं जिससे सिम्टम्स को रिलीव किया जाए, दैट नेगेटिवली इम्पैक्ट क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पेशेंट और फैमिली। अच्छा, यहाँ पे एक वर्ड इस्तेमाल हुआ है क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्वालिटी ऑफ लाइफ का क्या मतलब है, क्या ख्याल है आपका? जी, व्हाट इज क्वालिटी ऑफ लाइफ? जी क्लास, क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है जी? पेशेंट की नीड फुलफिल करना, हेल्थ। भाई क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है, क्वालिटी ऑफ लाइफ का मतलब है कि आप कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। फॉर एग्जांपल, एक बड़ा हेल्दी इंसान है, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है उस बंदे से डिफरेंट होगी जो बंदा हेल्दी नहीं है। इसी तरह एक दिन आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं, आप गुजारते हैं, पढ़ते हैं, लेक्चर्स लेते हैं, ड्यूटी करते हैं, और अगले दिन आपको हेडेक है या कोई प्रॉब्लम है, तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ वैसी नहीं रहती। तो दैट्स व्हाट क्वालिटी ऑफ लाइफ इज़, कि आप अपनी लाइफ किस तरह से गुजारते हैं, क्या क्वालिटी क्या है आपकी लाइफ की, आप कितनी प्रोडक्शन दे रहे हैं लाइफ से। ठीक है, सो डेफिनेटली एक पेशेंट जिसको कोई ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं किया जा सकता या उसको बिल्कुल ठीक नहीं किया जा सकता, तो उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बड़ा सफ़र करती है। तो उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए हम पैलिएटिव केयर देते हैं, मतलब पैलिएटिव केयर के उसकी सिम्टम्स को रिलीव कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, एक कैंसर का पेशेंट है
और मतलब क्या हो रहा है उसके अंदर कि हम उसको बिल्कुल भी ठीक नहीं कर सकते हैं क्योंकि कैंसर लास्ट स्टेजेस के अंदर है। सो हम क्या करते हैं कि जब उसको पेन होती है तो उसकी पेन रिलीफ कर देते हैं, सांस नहीं आता ऑक्सीजन लगा देते हैं। वाई? इस वजह से, इसलिए ताकि उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो सके। एक वही कैंसर वाला पेशेंट, पेन के साथ उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी नहीं होगी, वो एक अच्छी अच्छी ज़िंदगी नहीं गुजार रहा होगा, लेकिन उसकी अगर आप पेन को रिलीव कर देंगे तो उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी। तो आई होप आप लोगों को पैलिएटिव केयर की समझ आ गई होगी इस स्लाइड के अंदर। अच्छा, आप लोगों ने भी बहुत सारे पेशेंट्स को एंड ऑफ लाइफ में जाते हुए देखा होगा अपने सामने। आई डोंट थिंक सो कि आप में से कोई भी बंदा ऐसा हो जिसने हॉस्पिटल में अपनी पूरी ज़िंदगी में मतलब जितना आपने टाइम वहाँ पे एज अ प्रोफेशनल गुजारा है हॉस्पिटल के अंदर, आपने कभी ऐसा ना देखा हो कि किसी बंदे की डेथ नहीं हुई है आप लोगों के सामने। तो सबके सामने किसी ना किसी पेशेंट की, या फिर आप कह सकते हो कि कोई रिसीव डेड आया होगा या किसी की डेथ ज़रूर हुई होगी, राइट? अच्छा, अब आप लोगों ने मुझे ये बताना है मोस्टली क्या साइन एंड सिम्टम्स आप लोग ऑब्जर्व करते हो उन पेशेंट के अंदर जो कि अपनी डेथ के बहुत करीब होते हैं या अपनी एंड ऑफ लाइफ स्टेजेस के अंदर होते हैं। क्या साइन एंड सिम्टम्स आपको उसमें नज़र आते हैं? वन वन बताते जाएं जी क्लास। आई होप आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं। तो आप क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स देखते हैं? जी जी, क्या साइन एंड सिम्टम्स देखते हैं क्लास? ठीक है जी, खदीजा कहती हैं पेन, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, हाइपोक्सिया। नूरीन कहती हैं इरिटेबिलिटी। अनसब कहते हैं स्ट्रेस। फातिमा कहती हैं नो रिस्पॉन्स टू ट्रीटमेंट। गजाला कहती हैं सो भी स्लीप अवेक जो है वो साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है। आलिया कहती हैं एजिटेशन। खदीजा आरफा कहती हैं एंग्जाइटी। और भी बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया। चलें अब हम देखते हैं हमारे पास स्लाइड्स में क्या है। So here we have some common symptoms at the end of life. Number one is pain. ठीक है, पेन होती है, एंग्जाइटी होती है, भूख या तो बहुत लगती है, बल्कि मोस्टली ये होता है कि हंगर डिस्टर्ब भी होती है, भूख बिल्कुल भी नहीं लगती उनको। हाँ, थर्स्ट, प्यास लगी जाती है बार बार उनको, और डिस्निया होता है, डायरिया, नोजिया, कन्फ्यूजन, एजिटेशन, और स्लीप डिस्टर्बेंसेस होती हैं। या तो बहुत सोते हैं या फिर उनको काफ़ी काफ़ी देर तक नींद नहीं आ रही होती। तो ये कॉमन सिम्टम्स हैं जो कि हम एंड ऑफ लाइफ में देखते हैं। थैंक यू सो मच, आप सब लोगों ने मतलब तकरीबन आज तो बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो दैट्स अ गुड साइन। अच्छा जी, ये पढ़ें ज़रा और मुझे ज़रा बताएं कि क्या आंसर है। इज दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स? क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? क्या सीन है आपके आपके ख्याल में यहाँ पे? जी डियर क्लास। राइट है, ट्रू है, सारे ट्रू ट्रू कह रहे हैं। चलो देखते हैं जी। हाँ जी, तो ट्रू है कि फॉल्स है? क्या सीन है? ट्रू स्टेटमेंट। अच्छा, अच्छा। सही है। तो अब जरा ये वाला जरा पढ़ लो, आंसर क्या है? ये फॉल्स है, ट्रू नहीं है। अब फॉल्स होने लग गए हैं। तो ये आप इसकी रैशनल पढ़ सकते हैं कि ये ट्रू है, ये फॉल्स है। तो ये आपके सामने है जी। सो इट्स नॉट ओनली अबाउट फार्माकोलॉजिकल एजेंट्स, इट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव केयर बेसिकली। ठीक है, चलें, आई होप समझ आ गई होगी। आगे चलते हैं, पैलिएटिव केयर एंड ऑफ लाइफ सेटिंग्स। अब बेसिकली पैलिएटिव केयर कहाँ दी जाती है? अच्छा जी, अदीला आपने फॉल्स कहा था, ठीक है।
सो पैलिएटिव केयर एंड एंड ऑफ लाइफ सेटिंग्स की तरफ आ जाते हैं कि बेसिकली पैलिएटिव केयर या एंड ऑफ लाइफ केयर बेसिकली दी कहाँ पे जाती है। सो मोस्टली पैलिएटिव केयर जो है वो हम हॉस्पिटल के अंदर नहीं दे सकते। सो हॉस्पिटल के अंदर कम दी जाती है ये केयर ना, क्योंकि हॉस्पिटल में हमें पता है कि बहुत सारी नोजोकोमियल इन्फेक्शंस होती हैं, वो पेशेंट को लगने के चांसेस होते हैं। तो मोस्टली उनके लिए बहुत कम हॉस्पिटल सेटिंग, उसके उसके बजाय लॉन्ग टर्म केयर फैसिलिटीज़ में उनको रखा जाता है। ठीक है। और इसके अलावा जो है आज़ात उन्हें होम घर में भी रखा जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे हमारे जो प्रोफेशनल्स हैं वो होम हेल्थ केयर में काम करते हैं, लोगों के घरों में टर्मिनली इल पेशेंट्स होते हैं तो उनको जो है वो केयर प्रोवाइड करते हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट पैलिएटिव एंड एंड ऑफ लाइफ केयर। इसके अलावा एक फैसिलिटी होती है जहाँ पे मोस्टली टर्मिनली इल पेशेंट्स को रखा जाता है, उसे कहते हैं हॉस्पाइस सेंटर्स या हॉस्पाइस केयर। अच्छा, अब आप जरा इस हॉस्पाइस केयर से पहले कभी कोई वाकिफियत थी आप लोगों की? अगर थी तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, और अगर पहले नहीं जानते तो इस स्लाइड को एक दफ़ा आप लोग रीड करेंगे और शेयर करेंगे कि आपको हॉस्पाइस केयर से क्या समझ आ रही है। इसको हॉस्पिक केयर भी कहा कहते हैं कई लोग, और हॉस्पाइस केयर भी कहा जाता है। आई पर्सनली प्रोनाउंस इट एज हॉस्पाइस। ठीक है। सो इसको ज़रा देख लो, अगर किसी को पता है, किसी का पहले एक्सपीरियंस है, पहले पढ़ा हुआ है इसके बारे में, तो आप यहाँ पे शेयर कर सकते हो। फिर हम हॉस्पाइस केयर के बारे में थोड़ा और डिटेल में आगे पढ़ते हैं। तो इसको प्लीज़ एक दफ़ा देखो, उसके बाद आप लोग मेरे साथ शेयर करें। अच्छा जी, खदीजा कह रही है एसकेएम में ट्रेनिंग दी थी। तो खदीजा शेयर करें फिर हॉस्पाइस केयर से आपको क्या समझ आती है। जी, हॉस्पाइस। अच्छा जी, एट होम एट लास्ट स्टेजेस। हाँ, ठीक है। और कोई शेयर करेगा? खदीजा ने बड़ी जो है आप कह सकते हो कि एक कॉम्प्रिहेंसिव किस्म की डेफिनेशन शेयर की है, तो मैं सबको चाहूँगा कि आप लोग इसे एक दफ़ा रीड आउट कर लो। सो हॉस्पाइस केयर, खदीजा कहती हैं हॉस्पाइस केयर इज जनरली एसोसिएटेड विद पैलिएटिव केयर। Palliative are that in delivered at home or in special facilities given to the patient who are approx on the end of life, जो कि end of life के करीब करीब होते हैं। वेरी गुड। ठीक है। तो ये आपके सामने लिखा हुआ है कोऑर्डिनेटेड प्रोग्राम ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी केयर। अब कोऑर्डिनेटेड प्रोग्राम ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी केयर का क्या मतलब है कि ये जो हॉस्पाइस केयर है जो कि हमारे यहाँ दी जाती है कि एक नर्स को जो है वो रख दिया जाता है पेशेंट के साथ, और दैट्स इट नहीं। पेशेंट को एक साइकोलॉजिस्ट की भी ज़रूरत है, पेशेंट को नर्स की भी ज़रूरत है, पेशेंट को डॉक्टर की भी ज़रूरत है, पेशेंट को न्यूट्रिशनिस्ट की भी ज़रूरत है, पेशेंट को फिजियोथेरेपिस्ट की भी ज़रूरत है, पेशेंट को रिलीजियस लीडर्स की भी ज़रूरत है। तो सारी चीज़ों को, सर्विसेज को कोऑर्डिनेट करके एक इंटरडिसिप्लिनरी केयर प्रोवाइड की जाती है, उसे हॉस्पाइस केयर कहते हैं। सर्विसेज प्रोवाइडेड प्राइमरीली इन होम टू टर्मिनली इल पेशेंट्स एंड देयर फैमिलीज। तो मोस्टली ये सर्विसेज घरों में प्रोवाइड की जाती हैं। इसके अलावा स्पेशलाइज्ड केयर फैसिलिटीज़, हॉस्पाइस सेंटर्स भी बनाए जाते हैं, वहाँ पर भी ये केयर जो है प्रोवाइड कर दी जाती है। ना सिर्फ पेशेंट को बल्कि उनकी फैमिलीज को भी ये केयर दी जाती है। ठीक है, ठीक है जी। चलें हम अब आगे चलते हैं। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी आपको। क्लियर हैं? आगे चलें। जी क्लास आगे चला जाए। चलें आगे चलते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ हॉस्पाइस केयर क्या है? नंबर 1, डेथ मस्ट बी एक्सेप्टेड। तो वही जो मैंने आप लोगों को कल थोड़ा सा एक्सप्लेन था कि पेशेंट को या जो आपका क्लाइंट है उसको डेथ की एक्सेप्टेंस लेकर आनी है। जब तक वो डेथ को एक्सेप्ट नहीं करेगा तो क्या होगा?
कोई बेनिफिट नहीं होगा उस चीज़ का, ठीक है। और उसके बाद पेशेंट्स टोटल केयर बेस्ट मैनेज्ड बाय इंटरडिसिप्लिनरी टीम हुज मेंबर कम्युनिकेट रेगुलरली। सो पेशेंट की केयर जो है वो एक बंदा नहीं करेगा, इंटरडिसिप्लिनरी टीम करेगी जो कि एक दूसरे से रेगुलरली कम्युनिकेट करेंगे। सो कम्युनिकेशन इज नॉट अबाउट कि वो वर्बली कम्युनिकेट करें, वो रिटन फॉर्म में भी कम्युनिकेट कर सकते हैं पेशेंट की फाइल वगैरह पे। अच्छा, उसके बाद पेन अदर सिम्टम्स मस्ट बी मैनेज्ड। तो ये नहीं कह देना कि यार पेशेंट ने तो गुजर ही जाना है, इसको पेन का इंजेक्शन लगाने का फ़ायदा, इसको सांस ठीक करने का फ़ायदा नहीं। जितनी उसकी ज़िंदगी रहती है, वी नीड टू मेक द क्वालिटी ऑफ लाइफ एक ऑप्टिमल क्वालिटी ऑफ लाइफ की तरफ लेके जाएं हम उसे। पेशेंट फैमिली शुड बी व्यूड एज सिंगल यूनिट ऑफ केयर। सो पेशेंट और फैमिली दोनों को केयर की ज़रूरत है, दोनों को कोऑर्डिनेटेड रखना है, दोनों को लूप में रखना है। होम केयर इज़ नेसेसरी। सो अगर कोई पेशेंट जो है वो मर्ग के बिल्कुल पास पास है तो उसकी केयर जो है वो बहुत ज़रूरी है। इट्स नॉट अबाउट को उसको उसके ऑन पे छोड़ दिया जाए, नहीं। बीवमेंट केयर मस्ट बी प्रोवाइडेड टू द फैमिली मेंबर। बीवमेंट क्या होती है? ब्रीफमेंट क्या होती है जी? क्या 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 होती है ब्रीवमेंट, कौन बताएगा? ब्रीवमेंट, एनीबॉडी? जी, अच्छा मेरे पास आंसर्स नहीं आए। एनी हाउ ब्रीवमेंट का मतलब होता है गम मनाना या इस तरह की कोई चीज़ ना, ठीक है। सो केयर मस्ट बी प्रोवाइडेड टू फैमिली मेंबर्स। तो फैमिली मेंबर्स को भी ब्रीवमेंट केयर देनी है, सोग मनाना, बिल्कुल ठीक कहा। सो पेशेंट के फैमिली मेंबर्स को ब्रीवमेंट केयर भी देनी होती है कि वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर सकें और जल्द से जल्द इस सदमे से जो है वो बाहर आ सकें, ठीक है जी। चलें, ये क्वेश्चन है आपके सामने, अब इसका ज़रा बताएं कि क्या आंसर हो सकता है। जी क्लास, एक एमसीक्यू है। सो अब आपने बताना है कि आंसर इसका क्या हो सकता है। जी, ए बी सी डी में से क्या आंसर हो सकता है इसका? पढ़ लें इसे और फिर मुझे आंसर ज़रा बताइए, फिर हम आगे चलते हैं जी। कोई बात नहीं, आंसर बताएं, देखें, फिर मैं आपको आंसर इसका शो करता हूँ। डी आंसर है जी। चलें, ये आंसर देख लें, आंसर बी है और नीचे उसके रैशनैल भी पढ़ लें, फिर हम आगे चलते हैं।
ठीक है जी, कई लोगों का आंसर जो था बी था, करेक्ट था। चलें आगे चलें, एक दफ़ा रैशनल पढ़ लें फिर हम आगे चले जाते हैं। चलें रैशनल पढ़ लें फिर हम आगे चलते हैं जी। जी आगे चला जाए। चलें, आई होप आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। नाउ देर आर सर्टेन लेवल्स ऑफ हॉर्सपाइस केयर। ठीक है, तो हॉर्सपाइस केयर के कुछ लेवल्स हैं। तो हॉर्सपाइस केयर के 4 लेवल्स हैं। 4 लेवल्स हैं जी हॉस्पाइस केयर के। नंबर 1 इज रूटीन होम केयर, नंबर 2 इज इन पेशेंट रेस्पाइट केयर, नंबर 3 इज कॉन्टिन्यूस केयर, नंबर 4 इज जर्नल इन पेशेंट केयर। ठीक है, सो रूटीन होम केयर क्या है? पेशेंट बीमार है, वाई डी ऑप्शन इज रॉन्ग। तो ये देखते हो आप, इसमें सारी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है अक्सा के डी ऑप्शन क्यों रॉन्ग है। तो बाद में प्रेजेंटेशन डाउनलोड करके रैशनल को एक दफ़ा पढ़ लेना। अच्छा, तो रूटीन होम केयर का क्या मतलब है? बेसिकली रूटीन होम केयर का मतलब है जी, हाँ जी, रूटीन होम केयर का मतलब है बेसिकली इट्स अबाउट कि एक रूटीनली एक पेशेंट इल है, सिक है, आखिरी दिन चल रहे हैं, उसकी लास्ट मोमेंट्स ऑफ लाइफ चल रही हैं, तो उसको आपने केयर देनी है, पोजीशनिंग वगैरह कर देनी है, रूटीन मेडिसिन एडमिनिस्टर करनी है। तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे रूटीन होम केयर। नेक्स्ट इज इन पेशेंट रेस्पाइट केयर। इन पेशेंट रेस्पाइट केयर में क्या होगा? एक 5 डे इन पेशेंट स्टे प्रोवाइडेड ऑन एन ओकेजनल बेसिस टू रिलीव द फैमिली केयर गिवर। एग्जाम्पल, आप एक पेशेंट है जो एंड ऑफ लाइफ में है, उसके लिए हमने कोई केयर गिवर रखा हुआ है, नर्स रखी हुई है जो कि उसको केयर प्रोवाइड करती है। उसने छुट्टी पे जाना है, तो उसको थोड़ा सा रिलीव करने के लिए इन पेशेंट किसी स्टेप में पेशेंट को शिफ्ट किया जाता है, या फिर फैमिली उसकी केयर करते करते थक गई है तो उनको इन पेशेंट केयर में सेटअप में इन पेशेंट हॉस्पिटल वगैरह में या किसी लॉन्ग टर्म केयर फैसिलिटी में ले जाया जाता है। नेक्स्ट इज कॉन्टीन्यूस केयर। Continuous nursing care provided in the home for management of medical crisis care revert to the routine home care level after the crisis is over. So एक अच्छा जी, तो कंटिन्यूस केयर क्या है? कंटिन्यूस केयर बेसिकली ये है कि एक हम रूटीन होम केयर दे रहे थे कि एकदम से पेशेंट के अंदर कोई सीवियर क्राइसिस आया, जैसे उसे कोई सीवियर एक्टिविटी हो गई, उसको कोई बुखार वगैरह हो गया, एकदम से कोई बड़ी प्रॉब्लम उससे होगी, तो उसमें उसको थोड़ी स्पेशल केयर जो है वो प्रोवाइड की जाती है, उसको कंटिन्यूस केयर कहते हैं। देन देर इज जनरल इन पेशेंट केयर। तो जनरल इन पेशेंट केयर क्या है? इन पेशेंट स्टे फॉर सिम्टम मैनेजमेंट दैट कैन नॉट बी प्रोवाइडेड इन द होम। तो अगर पेन है या सांस नहीं ठीक से आ रहा, जिसको घर में मैनेज नहीं किया जा सकता, तो उसको फिर हॉस्पिटल लेकर आया जाता है और हॉस्पिटल में उसको स्टेबल करके दोबारा से घर लेकर जाया जाता है। तो दैट इज जनरल इन पेशेंट केयर। तो ये 4 लेवल्स हैं जी हॉस्पाइस केयर के। अगली चीज आ जाती है स्पिरिचुअल केयर। आप लोगों के ख्याल में स्पिरिचुअल केयर कितनी ज़रूरत है लाइफ के बिल्कुल एंड में? क्या ज़रूरी भी है या नहीं है? जी, स्पिरिचुअल केयर कितनी ज़रूरी है जी क्लास?
100% ज़रूरी है जी। स्पिरिचुअलिटी इंक्लूड रिलीजन। अच्छा, स्पिरिचुअलिटी को मोस्टली इसको हम करते हैं कि स्पिरिचुअलिटी इज़ रिलीजन। नहीं, स्पिरिचुअलिटी सिर्फ रिलीजन नहीं है। स्पिरिचुअलिटी जो रिलीजन है, दिस इज़ पार्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी एक बहुत ब्रॉड टर्म है। स्पिरिचुअलिटी में ये चीज़ें भी आ जाती हैं, हम अपने बारे में कैसे सोचते हैं, हम इस दुनिया के बारे में कैसे सोचते हैं। ठीक है, तो रिलीजन इज सब पार्ट ऑफ दिस स्पिरिचुअलिटी। सही है, बट इट इज़ नॉट सिनोनिमस विद द रिलीजन, जो कि मैंने आपको पहले कह दिया था। एड्रेसिंग स्पिरिचुअलिटी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द केयर ऑफ द डाइंग पेशेंट। सो सिर्फ उसको फिजिकली सिम्टम को रिलीव नहीं करना, वो बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस से भी गुजर रहा होता है, वो इस चीज़ को भी सोच रहा होता है कि मेरी लाइफ थोड़ी रह गई है, आगे ज़िंदगी में जाके मुझे क्या करना है, तो उसको कुछ रिलीजियस सपोर्ट भी चाहिए होती है। ठीक है, और एक और चीज़ बहुत ज़रूरी है, वो है जी मेंटेनिंग होप। कि होप को मेंटेन करना पेशेंट के अंदर। अगर आप होप मेंटेन कर हाँ जी जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप लोगों को आवाज़ दोबारा से आ गई होगी। बेसिकली मेरा ज़रा इंटरनेट कनेक्शन जो है वो डिसकनेक्ट हो गया था। अगेन अब कनेक्ट कर दिया मैंने। सो कहाँ थे हम? होप, मेंटेनिंग होप पे थे, राइट? अगर आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ मुझे बता दें, ताकि आगे चल सकें हम लोग। जी क्लास, ठीक है। सो होप,
आप लोगों ने अब मुझे बताना है होप क्या होती है। व्हाट इज होप? होप क्या होती है आपके ख्याल में? जी, होप क्या होती है जनाब? होप सिंपली उम्मीद होती है जी। उम्मीद जो है ना वो बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए। अगर उम्मीद होगी तो ज़िंदगी बहुत अच्छे तरीके से चलेगी। होप को कैसे हम फोस्टर कर सकते हैं अपने पेशेंट के लिए या उस बंदे के लिए जो कि बिल्कुल एंड ऑफ लाइफ पे हो और बिल्कुल ना उम्मीद हो चुका हो, उसके अंदर होप को कैसे उजागर किया जा सकता है। तो ये कुछ चीज़ें आप लोगों के सामने लिखी हुई हैं। ठीक है, नंबर वन, लिसन अटेंटिवली। उसको ध्यान से सुने, उसको पता लगे कि भाई मेरी इंपॉर्टेंस है। हाँ। नेक्स्ट इज इनकरेज शेयरिंग ऑफ द फीलिंग्स। एंड ऑफ लाइफ में ना बंदा अपनी सारी उसको स्टोरीज याद आती हैं, अपनी लाइफ के अच्छे अच्छे वाकयात याद आते हैं और वो आपसे शेयर करना चाहता है, तो सुने उन्हें। प्रोवाइड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, फॉल्स इन्फॉर्मेशन नहीं दें, अदरवाइज उसका ट्रस्ट टूट जाता है। नेक्स्ट इज इंकरेजिंग सपोर्टिंग पेशेंट कंट्रोल ओवर हिज और हर सर्कमस्टांसिस। तो कंट्रोल कैसे सर्कमस्टांसिस पे बढ़ाना है उसका, वो हम ऐसे बढ़ाएंगे कि हम जो है उसको अपनी केयर प्लानिंग के अंदर शामिल करेंगे। Choice, environmental whenever possible, assisting patient to explore ways for finding meaning to their life। तो पेशेंट जब आपको ना उम्मीद रखे लगे तो उसको थोड़ा सा इनकरेज करना है कि वो जो थोड़ी बाकी मानदा ज़िंदगी रह गई है उसमें वो मतलब ढूंढने की कोशिश करे, उसका मीनिंग ढूंढने की कोशिश करे। कैसे कि जितनी भी आपकी लाइफ बची है, लाइक आप अपनी फैमिली के साथ अच्छे से गुजार सकते हैं, आपकी फैमिली को आपकी ज़रूरत है। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं उम्मीद जो है वो इंड्यूस करती हैं पेशेंट के अंदर। ठीक है, लेकिन उम्मीद जो है वो रियलिस्टिक दिलानी है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना आपने कि उसको फॉल्स होप दिला दें कि ना भाई तुमने तो बिल्कुल ठीक हो जाना है अभी, जो है चंद दिन बाद तुम उठ के दोबारा से खेलने लगोगे, हंसने खेलने लगोगे। तो ऐसा नहीं करना है। तो इनकरेज रियलिस्टिक गोल्स। फैसिलिटेटिंग इफेक्टिव कम्युनिकेशन विद द फैमिली। तो फैमिली को भी कहें कि पेशेंट के साथ कम्युनिकेट करें। मेकिंग अ रेफरल फॉर साइको सोशल स्पिरिचुअल काउंसलिंग। तो साइको सोशल और स्पिरिचुअल काउंसलिंग के लिए रेफरल करना है किसी साइकोलॉजिस्ट के पास, किसी रिलीजियस लीडर के पास। असिस्टिंग विद डेवलपमेंट ऑफ सपोर्ट इन होम और कम्युनिटी व्हेन नॉन एग्जिस्ट। तो अगर घर वाले नहीं हैं, फैमिली मेम्बर्स नहीं हैं, सॉरी, तो सोशल वर्कर्स मिलते हैं। हाँ, कुछ वॉलंटियर्स होते हैं जो कि ऐसे लोगों के साथ टाइम गुजारना चाहते हैं। तो जब वो लोग इन एंड ऑफ लाइफ वाले लोगों के साथ टाइम गुजारते हैं तो होता क्या है बेसिकली, इन लोगों के अंदर होप जो है वो फॉस्टर हो जाती है और दे फील गुड अबाउट इट कि जो है ना कोई हमारी भी केयर करने वाला है। नाउ देर आर टू टू टाइप ऑफ इवेंट्स। नंबर वन इज होप फॉस्टरिंग कैटेगरीज और नंबर सेकंड इज होप हिंडरिंग कैटेगरीज। तो होप फॉस्टरिंग कैटेगरीज वो चीज़ें हैं जो कि एक मरते हुए पेशेंट के अंदर उम्मीद को जगा के रखती हैं, और होप हिंडरिंग कैटेगरीज वो चीज़ें हैं जो कि किसी भी बंदे के अंदर जो है उम्मीद को किल करती हैं। ठीक है, सो मैं चाहूँगा कि आप लोग इसको ज़रा पढ़ लें, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि उम्मीद को फोस्टर करके रखती हैं और कौन कौन सी चीज़ें जो उम्मीद को हिंडर करती हैं, और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ इसको एक दफ़ा पढ़ें। कुछ चीज़ समझ नहीं आती तो पूछ लीजिएगा। मैं आपको 2 मिनट देता हूँ, उसके बाद आपको जो चीज़ बेहतर लगे, जिस चीज़ में इंटरेस्ट हो फोस्टरिंग कैटेगरीज में इंटरेस्ट हो तो वो यहाँ पे डिस्कस कर लें, अगर होप हिंडरिंग कैटेगरीज में इंटरेस्ट हो तो वो यहाँ पे मुझे डिस्कस कर दीजिए। तो मैं आपके कमेंट्स का वेट करता हूँ। 2 मिनट दे रहा हूँ आपको, तो प्लीज़ आप इसको ज़रा रीड आउट करें। हाँ,
हाँ जी, ठीक है, कोई क्वेश्चन तो नहीं है इसमें से, पूछ लें। हम फिर आगे मूव करते हैं। होप हिंडरिंग एंड होम फोस्टरिंग कैटेगरीज जो हैं इसमें से। चलें ठीक है जी, आगे चलते हैं हम। So physiological responses, patient goal should be direct care management, symptoms, pain, dyspnea, nausea, weakness, anxiety को हमने डील करना चाहिए। ठीक है, अब ये आपके सामने एक क्वेश्चन है, इसका आंसर बताना है आप लोगों ने। जी क्लास, जी तो क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर बता दें। ठीक है जी, आंसर इसका बताना है जी। ठीक है जी, बताएं बताएं बताएं, आंसर क्या हो सकता है, फिर मैं आगे आपको आंसर इसका दिखा देता हूँ। चलें जी, आंसर देख लें आप लोग, ये आप लोगों के सामने आंसर। सो आंसर इज डी, पेन। सबसे ज़्यादा प्रेवलेंट जो है वो पेन है जी। ठीक है, आंसर आ गया भाई, सामने देख लें, आंसर आप लोगों के सामने है। सॉरी क्लास, बार बार जो है ना ये डिस्कनेक्ट हो जाता है। इंटरनेट में मेरे कोई प्रॉब्लम है घर के, तो वो बार बार डिस्कनेक्ट हो जाता है, इसलिए आई थिंक अब दोबारा से मैं ऑनलाइन आ चुका हूँ, आपको आवाज़ आ रही होगी। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, और मैं देखूँ सर आगे कितना रह गया हमारा। अभी काफ़ी है, इसको इंशाल्लाह आज हम जो है ना फिनिश कर देंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है जी, इंशाल्लाह आज हम इसे फिनिश कर देंगे। ठीक है, सो हेयर वी हैव इमोशनल एंड फिजियोलॉजिकल केयर। इमोशनल और फिजियोलॉजिकल केयर कैसे देनी है? वेरिएबल इंटरवेंशंस बेस्ड ऑन द फैमिली एंड पेशेंट्स नीड्स। तो डेफिनेटली इंटरवेंशन हर पेशेंट के लिए जो है वो वेरी करेंगी। नॉन जजमेंटल, कल्चरली सेंसिटिव असेसमेंट। सो कल्चरली कम्पिटेंट केयर देनी है आपने जी। ये दीला आज 2 क्लासेस हैं, 6 बजे तक है। ठीक है,
फैमिली इन्वॉल्वमेंट, कंफर्ट करें फैमिली को डेफिनेटली। स्पिरिचुअल काउंसलिंग अगर ज़रूरत है तो स्पिरिचुअल लीडर्स को इन्वॉल्व करें। क्लियर कंसाइज इन्फॉर्मेशन, क्लियर और हल्की फुल्की इन्फॉर्मेशन, कंसाइज इन्फॉर्मेशन देनी है, और ब्रीफमेंट काउंसलिंग देनी है, और लाइफ स्टोरी। तो मैंने आपको पहले भी बताया, जो लोग बिल्कुल लाइफ के एंड पे होते हैं तो उनको अपनी लाइफ के जो अच्छे अच्छे वाक़यात हैं वो सुनाने का बड़ा शौक़ होता है, उनको बताने का शौक़ होता है कि हम भी कभी जो है ना 30 मार खान थे। ठीक है, चलें। कल्चरल कंपिटेंस इन एंड ऑफ लाइफ। कल्चरली कंपिटेंट जो बंदा भी किसी पेशेंट को एंड ऑफ लाइफ केयर दे रहा है, उसको कल्चरली और वैल्यू और बिलीव्स का लाजमी पता होना चाहिए पेशेंट का। ठीक है, ताकि वो उसको एक अच्छी केयर प्रोवाइड कर सके। बाज़ औक़ात पेशेंट जो है वो कुछ बोल नहीं सकता, अगर आप अपने वैल्यूज़, बिलीव्स और कल्चर उसके ऊपर इम्पोज करने की कोशिश करते हैं तो पेशेंट जो है वो बड़ा होपलेस सा हो जाता है। ठीक है, क्योंकि आपके ऊपर वो डिपेंडेंट होता है तो वो आपको कुछ कह भी नहीं पाता है। So most clinicians feels ill prepared. So I don't think so कि we are much prepared कि हम कल्चरली कम्पिटेंट केयर प्रोवाइड कर सकें, क्योंकि हमें इतने सारे कल्चर्स का आइडिया ही नहीं है। स्पेशली जिन लोगों ने इंटरनेशनल लेवल पे काम किया है, कहीं बाहर काम करके आए हैं, या फिर शिफा इंटरनेशनल या शौकत खाना में काम किया होगा, तो आपने देखा होगा कि मतलब जो कल्चर होते हैं डिफरेंट, जो डिफरेंट बैकग्राउंड से पेशेंट आते हैं उनको डील करना बड़ा मुश्किल होता है। इवन आप ये देखें कि जब आपके गिरदो नवाह में कोई दूसरे कल्चर से, इवन पाकिस्तान के अंदर किसी दूसरे प्रोविंस से बंदा आता है, तो वो एक जो है ना बड़ा एक डिफरेंट चीज़ें होती हैं माइंड में हमारे, तो बाज़ नहीं बन पाती है, या फिर आप समझें कि हम उनको अंडरस्टैंड नहीं कर सक पाते और वो हमें नहीं कर पाते, और कन्फ्लिक्ट्स जनरेट होते हैं। सो कल्चरली कम्पिटेंट होना बड़ी एक मीनिंगफुल चीज़ है जिसका हमें होना चाहिए। कल्चर डिफर इन डेथ प्रैक्टिसेस। तो डिफरेंट कल्चर्स के डिफरेंट डेथ प्रैक्टिसेस हैं, उनको लाजमी तौर पे हम अगर एक पेशेंट को केयर प्रोवाइड कर रहे हैं तो डेफिनेटली हमें लाजमी तौर पे उसके कल्चर की वाकफियत लेनी चाहिए। कल्चर डिफर इन एंड ऑफ लाइफ ऑप्शन सिलेक्शन। वाइट लेस एग्रेसिव ट्रीटमेंट ऑप्शंस, ब्लैक एंड हिस्पैनिक मोर एग्रेसिव ट्रीटमेंट ऑप्शन। तो देखा गया है रिसर्च से कि जो वाइट लोग होते हैं, जो गोरे होते हैं, यूरोपियन और अमेरिकन साइड के, दे आर मच वो लेस एग्रेसिव ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं, जबकि ब्लैक्स जो हैं वो कहते हैं कि एग्रेसिव ट्रीटमेंट दिया जाए, किसी न किसी तरह से हमें जो है ना बचा लिया जाए। अच्छा जी, बिकम फेमिलियर विद कॉमन कल्चर इन द सर्विस एरिया। तो आप जिस जगह पे काम कर रहे हैं तो वहाँ के आपको डिफरेंट कल्चर्स का पता होना चाहिए, आपके पास किसी भी तरह का पेशेंट आ सकता है। बिकम फेमिलियर विद द रिलीजियस ग्रुप्स एंड बिलीफ अबाउट एंड ऑफ लाइफ। तो आपके एरिया में जो मेजर रिलीजन्स हैं उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, ताकि आप किसी की रिलीजियस वैल्यूज़ को हर्ट ना कर दो। ठीक है, तो बड़ा नॉन जजमेंटल हो के हमें ये जो है ना केयर अपने पेशेंट्स को प्रोवाइड करनी है। चलें, नेक्स्ट, साइंस ऑफ अप्रोचिंग डेथ। कैसे पता चलेगा कि भाई थोड़े दिन रह गए हैं किसी बंदे के? सो सबसे पहली चीज़ है जी रिफ्यूज़ल ऑफ फूड, हाँ, एंड फ्लूइड्स, खाने पीने से मना कर देगा। यूरिनरी आउटपुट डिक्रीज, यूरिनरी आउटपुट उसकी डिक्रीज हो जाएगी डेफिनेटली जब इनटेक ही नहीं है। वीकनेस होगी, बहुत ज़्यादा सोएगा, कन्फ्यूजन और रेस्टलेसनेस होगी, ठीक से नज़र नहीं आएगा, ठीक से सुनाई नहीं देगा, थ्रोट से डिफरेंट आवाज़ें आएंगी सिक्रीशंस के जमा होने की वजह से, ब्रीदिंग पैटर्न उसका डिस्टर्ब होगा, हाँ, वो क्या कहते हैं गैस्पिंग टाइप उसका ब्रीदिंग पैटर्न होगा, इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन एंड फीसिस होगा उसके अंदर, और डिक्रीज टेम्परेचर कंट्रोल होगा, एकदम से हाइपोथर्मिया में चले जाएंगे, एकदम से फीवर हो जाएगा। तो ये चीज़ें हैं। अगली एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है और इसको हम कहते हैं ग्रीफ एंड मॉर्निंग। सो ग्रीफ जो है ना वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारी लाइफ के अंदर, और हम सब लोग इस ग्रीफ से जो है ना गुजरते हैं। और ग्रीफ का कॉन्सेप्ट जो है ना मैं आप लोगों से बड़ा डिटेल में डिस्कस करूँगा। ये जो ग्रीफ है ना, ग्रीफ अगर इसको डिफाइन किया जाए तो दिस इज़ अ रिएक्शन, इमोशनल रिएक्शन टू लॉस। हम किसी भी चीज़ को जब लॉस कर देते हैं या लॉस करने लगते हैं, उसके लिए जो एक इमोशनल रिएक्शन आता है ना उसको ग्रीफ कहते हैं। ठीक है, सो चाहे मेरा फ़ोन हो, चाहे एक छोटा सा पेन हो जिससे मेरी बहुत ज़्यादा वाबस्तगी है, चाहे हमारा कोई डियर वन हो, ठीक है, तो ये सब चीज़ें जब हमसे कहीं ना कहीं लाइफ में लॉस होती हैं तो उसके नतीजे में जो हमारा रिएक्शन होता है ना उसको ग्रीफ कहते हैं। जैसे अभी ये कोरोना की वबा आई, हाँ, तो इस पे भी लोगों का जो एक ग्रीविंग रिएक्शन था वो बड़ा जो आप कह सकते हो कि स्ट्रॉन्ग किस्म का था।
लाइक अब आपको कई लोग जो है स्टार्टिंग में कहते हुए नजर आते थे कि कोरोना है ही नहीं, ठीक है, तो ये भी एक इसका ग्रीविंग रिएक्शन था। कई लोग जो हैं उन्होंने कॉन्स्पायरेसी थ्योरीज बना ली थी कि नहीं जी इन लोगों को इस तरह से मारा जा रहा है और ये सब किया जा रहा है। अच्छा, अब जो ग्रीफ है ना, अच्छा ये अब आपने बोर्ड की तरफ देखना ज़रा, जो ग्रीफ है, ग्रीफ के बेसिकली आप कह सकते हैं ग्रीफ जो है उसको बेसिकली 5 वर्ड्स, उसके उसका ग्रीविंग का जो एक प्रोसेस है, ये आप बिल्कुल पहला पॉइंट देख सकते हो, ग्रीविंग प्रोसेस। हाँ, सो ग्रीविंग जो है वो एक प्रोसेस है और इस प्रोसेस के 5 स्टेप्स होते हैं और जल्दी और देर हर बंदा इन स्टेप से गुजरता है, ठीक है जी। सो वो स्टेप कौन कौन से होते हैं ये अब आप देखें। इन स्टेप्स को कहते हैं जी, अच्छा इसको मैं यहाँ पे वैसे ही लिख लेता हूँ, डी ए बी, 5 स्टेप्स हैं, डी ए। सो ये 5 स्टेप्स जो हैं उसको कहा जाता है डबडा, ठीक है। ये जब भी हमारी लाइफ में कोई बुरी खबर आती है, जब हम कोई चीज़ लॉस करते हैं या कोई चीज़ लॉस करने लगते हैं, तो हम इन 5 चीज़ों से गुजरते हैं। हर बंदा गुजरता है, जो कहता है कि मैं नहीं गुजरा कभी वो झूठ बोलता है। तो लाइफ में आप सब लोग भी इन 5 चीज़ों से कभी ना कभी गुजरे हैं, तो इस पर ज़रा बड़ा ध्यान देना है। क्या ख्याल है डी से क्या बनता होगा, टाइप करें जी, क्या बनता होगा डी से? जी, डी से क्या बनता है? डबडा में डी से क्या बन सकता है? डिनायल, वेरी गुड। सो डी से बनता है जी डिनायल। हाँ, डिनायल। खदीजा ने काम ही खत्म कर दिया, खदीजा ने तो सारों का लिख दिया है। ठीक है जी, तो डी से बनता है डिनायल, ए से बनता है एंगर, बी से बनता है बारगेनिंग, डी से बनता है डिप्रेशन और ए से अगेन बनता है एक्सेप्टेंस, ठीक है। तो होता क्या, सॉरी, डी से बनता है डिप्रेशन और ए से बनता है एक्सेप्टेंस, सही। तो जब भी हम कोई चीज़ लॉस करते हैं तो ये 5 स्टेजेस से गुजरते हैं। सबसे पहला जो रिएक्शन होता है ना हमारा ब्रेन का, वो ये होता है कि हम उस चीज़ से डिनाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को खुदा ना खास्ता कैंसर डायग्नोज हो जाए, तो सबसे पहला उसका जो रिएक्शन होता है ना वो ये होता है, नहीं मुझे नहीं हो सकता, रिपोर्ट गलत आ गई होगी, ठीक है। या फिर आप कह सकते हो, या फिर आप कह सकते हो, एक मिनट, या फिर आप कह सकते हो जैसे कोरोना, किसी का टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तो उसका सबसे पहला रिएक्शन जो पिछले दिनों होता था वो ये होता था, नहीं यार ये गवर्नमेंट की रिपोर्ट सही नहीं है, मैं ज़रा चुगताई से जाके रिपोर्ट कराऊं, क्या पता मेरा नेगेटिव आ जाए। तो सबसे पहला जो रिएक्शन होता है हमारा इमोशनली, दैट इज डिनाइल। सबसे पहला रिएक्शन हमारा डिनाइल होता है जी, सही है। उसके बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन होता है हमारा वो होता है जी एंगर। तो अगर किसी को कैंसर डायग्नोज हो गया है या फिर उसको बता दिया गया है कि आपके पास ज़िंदगी के थोड़े से दिन हैं, तो पहले तो वो डिनाइल में जाएगा, उससे डिनाई करेगा। लेकिन जब वो दोबारा टेस्ट भी करा लेगा और उसको पता लग जाएगा नहीं जी ये हो चुका है, तो फिर उसको गुस्सा आएगा, वाई मी, ये मेरे साथ क्यों हुआ, नहीं तो मुझे किस बात से हो गया, हाँ मैंने क्या किया था, और भी बड़ी दुनिया है यहाँ पे मेरे से, मतलब ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक दुनिया है, उसको क्यों नहीं हुआ, मुझे किस बात से हो गया, ठीक है। तो फिर बंदा दूसरी जो स्टेज आती है वो एंगर की आती है। तो मैं अगेन बता दूं, ये जो 5 स्टेप्स हैं, ये 5 जो फेजेस हैं, ये एक छोटे से छोटा लॉस, फॉर एग्जांपल आपका मोबाइल गुम हो गया, तो सबसे पहले आप डिनाइल में जाते हो, शायद मैं कहीं रख के भूल गया हूँ, हाँ। उसके बाद जब पता लग जाता है सारा ढूंढ ढांड के कि नहीं मिला है, फिर आपको गुस्सा आता है, यार ये किसने उठा लिया, आप उसको 2-4 सलावातें सुनाते हैं जिसने मोबाइल उठाया होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है जी बार्गेनिंग का। तो बार्गेनिंग क्या होती है, किसी से लै दे करना, हाँ। तो जैसे किसी को कैंसर डायग्नोज हो गया या किसी को आप ये कह सकते हैं कि बता दिया गया है कि आपकी लाइफ थोड़ी रह गई है, तो फिर पहले वो डिनाइल में जाता है, फिर वो एंग्री होता है, उसके बाद वो बंदा बार्गेनिंग शुरू करता है, फिर वो अल्लाह ताला से दुआएं मांगता है, यार अल्लाह ताला बस मैं ठीक हो जाऊं, ठीक है, मैं ठीक हो जाऊं, अगर मैं ठीक हो गया तो डेफिनेटली मैं यहाँ पर चढ़ावा चढ़ाऊंगा, मैं फलाने नफल पढ़ूंगा, मैं ऐसे करूंगा। मैं इंसान बार्गेनिंग करता है,
हाँ, इसी तरह जब गुस्सा आ जाता है, गुस्से के बाद जब फिर भी मोबाइल नहीं मिलता, तो फिर आप अपने क्लास में अगर मोबाइल गुमा है तो फिर क्लासमेट्स के साथ बारगेनिंग शुरू हो जाती है, जनाब कि मैं आपको जी कोई चीज़ खिला दूंगा या खिला दूंगी, आप मेरा मोबाइल वापस कर दो। तो फिर नेक्स्ट जो रिएक्शन थर्ड होता है, दैट इज़ अबाउट बारगेनिंग। हाँ, बारगेनिंग के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है, जब बंदा बारगेनिंग स्टेज से गुजर जाता है, तो फिर होता है डिप्रेशन। जब बारगेनिंग के ऊपर भी काम नहीं ना बनता इंसान का, जब इंसान को पता लगता है कि नहीं यार मोबाइल नहीं मिल सकता, या नहीं यार अब ज़िंदगी थोड़ी रह गई है, या फिर वाकई जी कैंसर डायग्नोज हो चुका है, तो फिर इंसान डिप्रेशन में जाता है, फिर बंदा सैड सैड रहता है और डिप्रेस रहता है। ठीक है, फिर आ जाती है जी लास्ट स्टेज। जब बंदा डिप्रेस हो जाता है, फिर एक वक्त आता है कि वो चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेता है, जैसा कि अब बहुत सारे लोगों ने एक्सेप्ट करना शुरू कर लिया है कोरोना वायरस को। ठीक है, सो इसी तरह से जब आपका मोबाइल नहीं मिलता, फिर आप डिप्रेस होते हो, और डिप्रेशन के बाद फिर एक्सेप्टेंस आ जाती है, फिर आप कहते हो चलो यार नया मोबाइल लेते हैं, अब गुम गया तो गुम गया। हाँ, इसी तरह जब पता लग जाता है कि हाँ जी अब लाइफ थोड़ी रह गई है, तो फिर इंसान एक्सेप्ट कर लेता है और वो सारे काम करने लग जाता है जो कि उसे लगता है कि उसके अधूरे रह गए हैं। हाँ, और अब उसको जो है ना वो कर लेने चाहिए, अपने रब की तरफ रिज्यू करता है और ये सारा कुछ हो जाता है। सो आई होप आप लोगों को ग्रीविंग प्रोसेस के 5 स्टेप्स जो हैं उनकी बड़ी अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर समझ आ गई है तो फिर बताएं, हम आगे चलते हैं। जी समझ आ गई है, बताएं मुझे, फिर हम आगे चलें। आगे चलने से पहले मैं आपको 5 मिनट की ब्रेक दूंगा, सो मुझे बता दें। चलो दैट्स नाइस, तो हम फिर 5 मिनट की ब्रेक लेते हैं। हम 5 बज 5 मिनट पे वापस आते हैं। ठीक है, और 5 बज के 5 मिनट पे वापस आके फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। चलें, ठीक है। एनी हाउ अब थोड़ा सा 5 मिनट की ब्रेक देते हैं। मैं बोलते बोलते थक गया हूँ, मैं थोड़ा सा पानी भी रिफिल कर लूँ अपनी बोतल में, और आप लोग भी थोड़े से फ्रेश हो जाएं। नमाज ब्रेक थोड़ी सी बाद में लेंगे हम, लेकिन अभी एक छोटी सी शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हम इसे कंटिन्यू करते हैं आगे। ठीक है, 5 बज के 5 मिनट पे हम वापस आते हैं, फिर नमाज ब्रेक आपको मैं बाद में दूंगा। नहीं, न्यू कनेक्ट नहीं करना, इसी में कंटिन्यू करेंगे हम 2 आवर्स। ठीक है, न्यू कनेक्ट नहीं करना, इसी में आप हम कंटिन्यू करते हैं। राइट, चलें। तो आई होप 5 बज के 5 मिनट मुझे दोबारा ये 30 के 30 लोग यहाँ पे ऑनलाइन मिलेंगे, ये ना हो कि दुनिया दौड़ जाए। ठीक है, चलें, 5 बज के 5 मिनट पे ज्वाइन कर रहा हूँ मैं आप लोगों को।
हाँ जी, प्लीज़ आस्क अदर्स के वो ज्वाइन कर लें दोबारा से। हम अपनी क्लास दोबारा से रिज्यूम करते हैं और नेक्स्ट चलते हैं आगे। जी जी क्लास 25 हैं, 5 लोग मिसिंग हैं, प्लीज़ उनको कहें ग्रुप में के ज्वाइन कर लें ताकि हम अपनी क्लास आगे कंटिन्यू कर सकें। आवाज़ नहीं आ रही, आवाज़ बताएं, आवाज़ नहीं आ रही, आवाज़ आ रही है आपको? जी क्लास, जी आवाज़ का बताइए मुझे। ठीक है जी, तो आ रही है। हाँ जी, अब बताएं, आप ठीक आ रही है? चलें, 28 लोग आ गए हैं, हम फिर आगे चलते हैं जी। ठीक है जी, ठीक है, आगे चलते हैं। चलें, तो जो इसके लिए नर्सिंग डायग्नोज बनती है, दिस इज एंटीसिपेटरी ग्रीविंग। एंटीसिपेटरी ग्रीविंग का मतलब होता है एंटीसिपेट करना किसी चीज़ को कि पहले से पता चल जाए और बाद में लॉस बाद में होना हो। जैसा कि आप किसी को कह दें भाई तुम्हारी डेथ होने जा रही है, ठीक है जी, 6 महीने के मेहमान हो, तो दिस इज एंटीसिपेटरी ग्रीविंग। सो नर्सिंग डायग्नोसिस जो है इसमें एंटीसिपेटरी ग्रीव बनेगी। बाकी नर्सिंग डायग्नोसिस, नर्सिंग प्रोसेस जो है वो इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट जो इससे लेक्चर होगा उसमें डिस्कस करेंगे। इंटरवेंशंस क्या देंगे, सपोर्ट, एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग। तो पेशेंट को कहना है कि आप एक्सप्रेस करो जो भी फील कर रहे हो जब बंदा कोई ग्रीविंग में हो। असेस सोशल सपोर्ट, और देखना है कि क्या लोग उसे सपोर्ट कर रहे हैं उसके इर्द गिर्द जो हैं, स्पेशली जो फैमिली मेम्बर्स हैं और फ्रेंड्स हैं। असेस कोपिंग स्किल्स, क्या वो इतने बड़े सदमे से कोप कर सकता है, अगर नहीं कर सकता तो उसको फिर कोपिंग स्किल्स सिखानी होती हैं। असेस फॉर साइंस ऑफ कॉम्प्लिकेटेड ग्रीफ एंड मॉर्निंग ऑफर प्रोफेशनल रेफरल। अच्छा, तो ग्रीविंग प्रोसेस जो मैंने आपको 5 स्टेप्स बताए हैं ना, ये इतना भी सिंपल नहीं होता है। बाजू का क्या होता है कि बंदा बारगेनिंग से दोबारा डिनाइल पे चला जाता है, बंदा डिप्रेशन से दोबारा डिनाइल पे चला जाता है, ठीक है। तो उसको फिर हम कॉम्प्लिकेटेड ग्रीविंग कहते हैं और उसके लिए बाकायदा किसी साइकोलॉजिकल साइकेट्रिक रेफरल की ज़रूरत होती है ताकि उसे कोई साइकेट्रिस्ट या फिर साइकोलॉजिस्ट उसको डील करे और उसकी ग्रीविंग को जो है वो नॉर्मली कंप्लीट कराए और वो एक्सेप्टेंस की तरफ आ जाए चीज़ों को लेके। तो उसको कॉम्प्लिकेटेड ग्रीफ या मॉर्निंग कहा जाता है। अच्छा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है जी विदड्रॉइंग एंड विद होल्डिंग ऑफ ट्रीटमेंट का। आवाज के साथ शोर आ रहा है जी, मुझे फिर बताएं क्या आप लोगों को शोर आ रहा है आवाज के साथ? जी, मुझे बताइएगा कि आवाज क्या क्लियर आ रही है या शोर आ रहा है? जी, आवाज क्लियर आ रही है या शोर आ रहा है, आपको बता दें। शोर किस तरह का शोर है, जरा बताएंगे मुझे। अब ठीक हो गई है? चलें, ठीक है जी, चलें, ठीक है, हम नेक्स्ट चलते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट। सो विदड्रॉइंग एंड विद होल्डिंग ऑफ ट्रीटमेंट की मैंने बिल्कुल लेक्चर के स्टार्ट में, बिल्कुल जब हमने लेक्चर स्टार्ट किया था तो वहाँ पे बात की थी विदड्रॉइंग एंड विद होल्डिंग ऑफ ट्रीटमेंट की। ये दो टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो कि मोस्टली हम प्रैक्टिस भी करते हैं अपने सेटअप्स के अंदर, ठीक है। सो अब आपने ज़रा ऐसा करना है, इसको ज़रा रीड आउट करना है खुद से और मुझे बताना है कि आपको विदड्रॉइंग एंड विद होल्डिंग ऑफ ट्रीटमेंट से क्या समझ आ रही है। फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि बेसिकली ये दो कॉन्सेप्ट्स हैं क्या, और आप लोग इसको प्रैक्टिस भी करते हैं, हम लोग इसको प्रैक्टिस भी करते हैं जब क्लिनिकल एरिया के अंदर। तो इसको एक दफ़ा पढ़ें और फिर आप मेरे साथ शेयर करें कि आपको इससे क्या समझ आ रही है, ठीक है। चलें जी, शुरू हो जाए। जी, इसको पढ़ें और फिर मुझे प्लीज़ बताएं।
अच्छा जी, विड्राइंग का क्या मतलब है? आरफा ने सबसे पहला किया है। विड्राइंग मीन स्टॉपिंग ऑफ मेडिकेशन एंड विद होल्डिंग मीन नॉट टू इवन स्टार्ट। ठीक है, नॉट ओनली मेडिकेशन, इट कैन बी वेंटिलेटरी सपोर्ट, इट कैन बी अदर थिंग्स, कोई भी चीज़ हो सकती है। तो मैं अब आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। विड्रॉइंग ऑफ ट्रीटमेंट, डिसकंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ सस्टेनिंग थेरेपीज इन अ टर्मिनली इल और परसिस्टेंटली वेजिटेटिव पेशेंट। तो उन पेशेंट्स के अंदर जो कि हमारे ट्रीटमेंट को बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे होते, या जिसका हमें लगता है कि ब्रेन डेथ हो चुकी है, वेजिटेटिव स्टेट के अंदर है, तो उनके ट्रीटमेंट को बंद कर देना इज विड्रॉइंग ऑफ ट्रीटमेंट। जैसा कि जब आपको पता लगता है कि पेशेंट का हार्ट काम नहीं कर रहा, पेशेंट की ब्रेन डेथ हो चुकी है, डिफरेंट चीज़ें बताती हैं, डायलेटेड प्यूपल बताती है और बहुत सारी क्लिनिकल जजमेंट्स आपको बताती हैं, तो आप उसका वेंटिलेटर ऑफ कर देते हैं। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ विड्रॉइंग ऑफ ट्रीटमेंट। उसकी सपोर्ट्स, जो आइनोट्रोपिक सपोर्ट्स चल रही होती हैं, उनको बंद किया जाता है। इसको कहते हैं विड्रॉइंग ऑफ ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट स्टार्ट किया गया था लेकिन पेशेंट इस स्टेज पे पहुंच गया है कि वो अब बच नहीं सकता, तो इसको विड्रॉइंग ऑफ ट्रीटमेंट कहेंगे। नेक्स्ट इज विद होल्डिंग ऑफ ट्रीटमेंट, कि ट्रीटमेंट को स्टार्ट ही ना करना। पेशेंट हमारे पास आया ही इस तरह की कंडीशन में है कि हमें लगता है कि इसका ट्रीटमेंट करना जो है वो को फ़ायदा मंद नहीं होगा, फैमिली के ऊपर बोझ ही होगा, पैसा ही लगेगा फैमिली का और कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसको हम कहते हैं फिर विद होल्डिंग ऑफ ट्रीटमेंट, कि ट्रीटमेंट को स्टार्ट ही ना किया जाए। ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से मेडिकल फ्यूटिलिटी होगी। फेलियर टू इनिशिएट लाइफ सस्टेनिंग थेरेपीज इन अ टर्मिनली इल और परसिस्टेंटली वेजिटेटिव पेशेंट्स, कि उसको वेंटिलेटर की ज़रूरत हमें लग रही थी लेकिन हमें लगता है कि इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा वेंटिलेटर पे डालने का इस पेशेंट को, तो फिर हम इसको क्या कहते हैं? विद होल्डिंग ऑफ ट्रीटमेंट कहते हैं। आई होप ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गए होंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट इज वेंटिलेटर विड्रॉल। सबसे कॉमन चीज़ जो क्रिटिकल एरिया में प्रैक्टिस की जाती है विड्रॉइंग ऑफ ट्रीटमेंट में, वो है वेंटिलेटर विड्रॉल। वेंटिलेटर को ऑफ कर दिया जाता है। ठीक है, तो मोस्ट कॉमन विड्रॉल इंटरवेंशन कॉल्ड टर्मिनल व्हीलिंग। व्हीलिंग का हमें पता है क्या होता है, वेंटिलेटर से उतारने को व्हीलिंग कहते हैं। सो जब किसी पेशेंट को वेंटिलेटर से इसलिए उतारा जा रहा हो कि भाई उसको अब इसका कोई फ़ायदा नहीं है और उसके बाद उसकी डेथ होने जा रही है, तो उसको टर्मिनल व्हीलिंग कहा जाता है। ट्राइट्रेट पेन मेडिकेशन, सिडेशन ड्यूरिंग द प्रोसेस। तो सिडेशन और पेन मेडिकेशन पेशेंट को एडमिनिस्टर किए जाते हैं। रिलीफ टेकिकार्डिया, डिज्निया, यूज ऑफ एक्सेसरी मसल्स, तो उसको जो है सिम्टोमेटिक पे ट्रीटमेंट दिया जाता है। ठीक है, हाँ जी। सो एथिकल प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू विड्रॉल एंड विद होल्डिंग ऑफ ट्रीटमेंट। सो विड्रॉल और विद होल्डिंग ऑफ ट्रीटमेंट इतना आसान नहीं है। ये बाकायदा एक पूरी कमेटी या डॉक्टर्स बैठ के या फिर एक पूरी टीम बैठ के, फैमिली मेम्बर्स बैठ के जो है इस चीज़ को डिसाइड करते हैं कि इस पेशेंट के अंदर हमने ट्रीटमेंट को विड्रॉ करना है, विद होल्ड करना है या क्या करना है। डेथ इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ द अंडरलाइंग डिजीज़। सो इस चीज़ को अपने ऊपर ना लेने के लिए, गिल्टी फील ना करने के लिए इस चीज़ को अज्यूम किया जाता है, मेक श्योर किया जाता है कि डेथ जो है वो वेंटिलेटर उतारने से नहीं होगी पेशेंट की, डेथ जो है उसकी डिजीज़ की वजह से होगी। ठीक है, ये हमारे वेंटिलेटर उतारने से या सपोर्ट को रोकने से नहीं हो रही है। गोल इज़ टू रिलीव सफरिंग, नॉट हैस्टन डेथ। अच्छा जी, मेरे पास अजान हो रही है, अजान ज़रा हम सुनते हैं खामोशी से और उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं।
चलें जी, अज़ान फिनिश हो गई है, तो हम इसको कंटिन्यू करते हैं जी। तो कंटिन्यू करने के लिए गोल इज़ टू रिलीव सफरिंग नॉट हेस्टन डेथ। सो जो हम वेंटिलेटर उतारते हैं तो इसका ये मकसद नहीं होता कि हमने डेथ को स्पीड अप करना है। इसका मकसद ये होता है कि हमने उस पेशेंट की सफरिंग दूर करनी है, ठीक है। विद होल्डिंग लाइफ सस्टेनिंग ट्रीटमेंट इज मोरल इक्विवेलेंट ऑफ विड्रॉइंग ऑफ ट्रीटमेंट। सो लाइफ सस्टेनिंग जो चीज़ें हैं, आइनोट्रोपिक सपोर्ट वगैरह है, वेंटिलेटर वगैरह है, IABP वगैरह है, सो दिस इज ऑल अबाउट विड्रॉइंग ऑफ ट्रीटमेंट। एनी ट्रीटमेंट में बी विद हेल्ड और विदड्रॉन विद पेशेंट एंड फैमिली कंसेंट। लेकिन पेशेंट और उसकी फैमिली या फिर सिर्फ फैमिली को इन्वॉल्व करना जो है ना बहुत ज़रूरी होता है इस सारे सिलसिले के अंदर। Any dose of analgesic और एंजाइटी मेडिकेशन में भी रीजनेबली भी यूज टू कंट्रोल पेन एंड रिलीविंग सफरिंग, लेकिन इतना भी उसको सफरिंग में नहीं छोड़ देना, तो पैलिएटिव केयर प्रोवाइड करते रहना है। कल्चरल एंड रिलीजियस पर्सपेक्टिव्स में इफेक्ट पेशेंट एंड फैमिली डिसीजन मेकिंग। तो रिलीजियसली और कल्चरली जो है लोगों के बिलीव्स इस चीज़ पे डिपेंड करते हैं कि वेंटिलेटर वो उतारने देंगे या नहीं उतारने देंगे, या फिर बाकी चीज़ें विद होल्ड करने देंगे या नहीं करने देंगे। और कौन कौन सी थेरेपीज विद होल्ड की जाती हैं जी? वेजोप्रेसर, आइनोट्रोपिक सपोर्ट को रोका जाता है। एंटीबायोटिक्स जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम चल रही होती हैं उनको रोका जाता है। ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट्स जो किसी पेशेंट को लग रही होती हैं उनको बाजू का रोक दिया जाता है। PPM चल रही होती है, TPM चल रही होती है, उसको रोक दिया जाता है। पॉसिबल डीएक्टिवेशन ऑफ इम्प्लांटेड डिवाइसेज, अगर किसी के अंदर ICD लगी हुई है जिसको इम्प्लांटेड कार्डियो डिफिब्रिलेटर कहते हैं, या फिर किसी के अंदर कोई पेस मेकर वगैरह लगा हुआ है, उसको डीएक्टिवेट कर दिया जाता है, ठीक है। चलें अब आ जाते हैं लास्ट स्लाइड की तरफ। और बेसिकली लास्ट स्लाइड जो है वो किस बारे में है, ये अभी हम पढ़ते हैं। ये एक बड़ा एक इम्पॉर्टेंट सी चीज़ है, इसको स्पाइक्स स्ट्रेटजी स्पाइक्स। लास्ट स्लाइड कौन सी रिपीट करनी है? कौन सी हीरा, कौन सी स्लाइड कह रहे हो रिपीट करने वाली? हाँ जी हीरा, लास्ट स्लाइड कौन सी है जिसको एक्सप्लेन करने का कह रहे हो, रिपीट करने का कह रहे हो? जी जल्दी से बताएं, फिर हम नमाज ब्रेक के लिए जाएंगे। सेकंड लास्ट ये वाली। सो कॉमनली विद हेल्थ थेरेपीज कौन कौन सी चीज़ें स्टॉप की जाती हैं पेशेंट को जब हमें लगता है कि पेशेंट जो है उसमें मतलब आप मेडिकल फर्टिलिटी है कि इन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है, तो ये चीज़ें रोक दी जाती हैं और पेशेंट की पीसफुल डेथ की तरफ लेकर जाया जाता है, ठीक है। एथिकल प्रिंसिपल्स वाली, तो एथिकल प्रिंसिपल्स यही हैं कि हमने अपने आप को गिल्टी नहीं ठहराना। हमने सोचना है कि डेथ जो है वो हमारे वेंटिलेटर उतारने से या एनाट्रोपिक सपोर्ट रोकने से नहीं हो रही है, अंडरलाइंग डिजीज़ की वजह से हो रही है। और हमारा हरगिज़ ये पर्पज़ नहीं होता कि हम पेशेंट को मारना चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि उसकी सफरिंग जो है रिलीव हो जाए, ठीक है। और उसके बाद विद होल्डिंग लाइफ स्टेनिंग ट्रीटमेंट जो है वो किया जा सकता है, लेकिन फैमिली और पेशेंट के कॉन्सेंट के साथ, या फिर जो बड़े बड़े जो हैं एथिकल कमेटी के लोग जो हैं वो मिल के डिसाइड करते हैं कि इस चीज़ को उतारा जाए। जैसा कि आप देखते हो कि जो लोग ICU में काम करते हो, जब किसी पेशेंट को वेंटिलेटर से उतारा जाता है तो वो अकेला बंदा डिसाइड नहीं करता है, बल्कि उसका प्राइमरी फिजिशियन, ICU के फिजिशियन और भी एक दो डॉक्टर्स और उनके फैमिली मेम्बर्स मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि अब इस पेशेंट के साथ क्या किया जाएगा। क्योंकि मे बी ये हो सकता है कि वो जो पेशेंट जिसको हमने वेंटिलेटर पर डाला हुआ है या जिसके ऊपर हम इतनी महंगी मेडिसिन लगा रहे हैं और हमें पता है कि उसको कोई फ़ायदा नहीं होने जा रहा, तो उससे क्या होगा कि किसी दूसरे पेशेंट का हक मारा जाता है कि वही अगर वेंटिलेटर खाली होता तो शायद उसके ऊपर कोई नया पेशेंट हम डाल के उसकी ज़िंदगी बचा सकते थे। तो ये सारी चीज़ों को कंसिडर करते हुए ये फैसले लिए जाते हैं और ये बड़े मुश्किल फैसले होते हैं, ठीक है। चलें ये फिर स्पाइक्स मॉडल है, नमाज ब्रेक के बाद बढ़ते हैं हम। सो 5 बजे से 5:28 तक नमाज ब्रेक है, नमाज पढ़ें जी। मैं भी नमाज पढ़ता हूँ, फिर हम वापस आते हैं, फिर हम ब्रेकिंग बैड न्यूज़ को डिस्कस करते हैं कि किसी की मौत की खबर या फिर किसी की कोई बुरी खबर है, जैसे किसी को कैंसर हो गया है, HIV हो गई है, ये खबरें किस तरह से हमें जो है ना ब्रेक करनी चाहिए, ठीक है। तो नमाज के बाद जब आप वापस आएंगे 5 मिनट आपने इस चीज़ पे सोचना है कि आप लोगों ने कुछ सिनेरियो देखे हों जिसमें आप लोगों ने देखा हो कि किस तरह से किसी के सामने कोई बैड न्यूज़ जो है उसको ब्रेक किया गया है, ठीक है।
तो उस बैड न्यूज़ को ब्रेक करने से के हवाले से आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने रिकॉल करना है, किसी ने बड़े अच्छे तरीके से अगर कोई बैड न्यूज़ ब्रेक की थी तो अपना एक्सपीरियंस भी जो है वो भी शेयर करना है, ठीक है। सो बेसिकली हम 5:28 पे सॉरी 5:28 नहीं 5:30 पे हम वापस आ जाएंगे, और 5:30 तक आप लोगों ने 5 मिनट ये सोचना है कि किसी ने जो बैड न्यूज़ ब्रेक की थी तो आपने वो सिनेरियो यहाँ पे शेयर करना है जो कि आपको अच्छा लगा था कि इसी तरह से बैड न्यूज़ को ब्रेक करना चाहिए। फिर हम स्पाइक्स मॉडल पढ़ेंगे कि बैड न्यूज़ को किस तरह से ब्रेक करना चाहिए हमें, ठीक है, रियलिटी किस तरह से पेशेंट को बतानी चाहिए, राइट। तो नमाज पढ़ें, फिर हम वापस आते हैं 5:30 पे। टिल देन टेक केयर, और 5:30 तक वापस आ जाइएगा। उसके बाद जो मैं आपको एक चीज़ असाइन की है प्लीज़ उसके ऊपर वर्क कीजिएगा।
हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम वापस। हाँ जी, अगर आप मुझे सुन सकते हैं तो प्लीज़ मुझे बता दें। उसके बाद हम आप लोग अपने वो एक्सपीरियंसेस जो हैं वो शेयर करना शुरू करें। जो आपको मैंने आपसे क्वेश्चन जाने से पहले आपके सामने रखा था। जी, आवाज़ आ रही है आपको? चलें, ठीक है जी। 35 तक वेट करते हैं, आप अपने अपने बना लें, टाइप कर लें एंड उसके बाद जो है ना फिर शेयर करें। ठीक है जी, शेयर करना शुरू करें। 35 तक, फिर हम आगे चलते हैं। डायरेक्टर इंस्ट्रक्शन। जी जी, वॉइस इसलिए नहीं आ रही क्योंकि मैं खामोश हूँ। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर योर रिप्लाइज। वो जो मैंने आपको एक क्वेश्चन पुट किया था उसके बारे में मुझे सिर्फ अभी एक रिप्लाई आया है। सिर्फ आलिया आलिया का रिप्लाई आया, उसके ऊपर आप लोगों के रिप्लाई का वेट कर रहा हूँ मैं जी। जी जनाब। हाँ जी, आवाज़ नहीं आ रही है आपको? क्या हुआ, आवाज़ नहीं आ रही? जी, आवाज़ नहीं आ रही है। ठीक है जी, चलें। मैं खदीजा ने शेयर किया है। ठीक है खदीजा। आलिया आपका पढ़ चुका हूँ मैं, बाकी लोग भी शेयर करें।
आवाज़ नहीं आ रही। नूरीन ने शेयर किया है जी अपना एक्सपीरियंस। अच्छा, चलें अब हम ज़रा डिस्कस करते हैं। स्पाइक्स मॉडल को। तो ये ज़रा ध्यान से ज़रा देखना पड़ेगा क्योंकि बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ है, ठीक है। सो स्पाइक्स मॉडल क्या है बेसिकली? स्पाइक्स मॉडल जो है बेसिकली ये एब्रीविएशन है कुछ वर्ड्स की, SPIKES, हाँ, स्पाइक्स। तो एस से बनता है सेटिंग, एस से बनता है सेटिंग, पी से बनता है परसेप्शन, आई से बनता है इंटरवेंशन, के से बनता है नॉलेज, ई से बनता है एम्पथी, एस से बनता है जी स्ट्रैटेजी। तो ये वर्ड्स मिलकर स्पाइक्स मॉडल बनाते हैं। सो दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू ब्रेक एनी बैड न्यूज़। हमने किसी के साथ बैड न्यूज़ शेयर करनी है, किसी की डेथ की है, कोई एडवांस किस्म की डिजीज़ की है, तो हमें इस स्पाइक मॉडल को फॉलो करना चाहिए। स्पाइक मॉडल का जो पहला वर्ड है दैट इज़ एस, और एस से क्या बनता है? सेटिंग। वो जगह कैसी है जहाँ पे आप बैड न्यूज़ ब्रेक कर रहे हैं? क्या आप ऐसी जगह पे बैड न्यूज़ ब्रेक कर रहे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है, बहुत ज़्यादा लोग हैं? तो डेफिनेटली दैट इज़ नॉट अ गुड प्लेस टू ब्रेक अ बैड न्यूज़। सही है। सो अरेंज फॉर अ प्राइवेट सेटिंग, हाँ, अरेंज फॉर अ प्राइवेट सेटिंग, एक प्राइवेट सेटिंग का अरेंज करें जहाँ पे आप उस बैड न्यूज़ को ब्रेक कर सकें। इन्वॉल्व सिग्निफिकेंट अदर्स, आइडेंटिफाई हु विल बी द स्पोक्स पर्सन इफ एप्लीकेबल। तो बाज़ हम अकेले पेशेंट को डील नहीं कर सकते हैं, तो पेशेंट से कहा जाता है कि मैं आपसे कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करने लगा हूँ, आप किस फैमिली मेम्बर को साथ रखना चाहते हैं ताकि वो पेशेंट को जो है ना वो संभाल सके। सिट डाउन, बैठ जाएं, खड़े होके बैड न्यूज़ ना ब्रेक करें, वो बंदा शौक में जाके गिर भी सकता है। कम्युनिकेट दैट यू आर लिसनिंग यूजिंग साइलेंस एंड रेपिटिशन। ठीक है, तो ये कुछ कम्युनिकेशन की टेक्निक्स हैं, सुनना, साइलेंस, चुप रहना और रिपीट करना अपनी बातों को। रिमेन अवेलेबल फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द मीटिंग, आप मीटिंग की ड्यूरेशन के लिए अवेलेबल रहें। हाँ, ये ना हो कि आपको दरमियान में बड़ा कुछ ज़रूरी काम याद आ गया और आप भागे भागे जाएं बैड न्यूज़ ब्रेक करते हुए। तो ये थी सेटिंग, इस तरह की सेटिंग होनी चाहिए बैड न्यूज़ ब्रेक करने के लिए। अगली चीज़ है परसेप्शन, पी से परसेप्शन बनती है। आइडेंटिफाई व्हाट द पेशेंट एंड फैमिली अंडरस्टैंड, यूज़ द सेम वोकैबुलरी दैट दे यू डू। तो उनको उनकी ज़ुबान में पूछें कि हाँ जी आपने टेस्ट कराया था कैंसर का, आपको क्या ख्याल है, आपको क्या होगा, हाँ, या फिर आपकी रिपोर्ट्स, हमने आपका मुआयना किया है, आप हॉस्पिटल में दाखिल हुए हैं, आपको क्या लग रहा है, आपको क्या बीमारी है। तो आप पेशेंट की परसेप्शन या सामने वाले बंदे की परसेप्शन पहले चेक करें कि वो बैड न्यूज़ के बारे में क्या सोचता है। क्या वो थोड़ा बहुत अवेयर है, क्या वो बहुत ज़्यादा डिनाइल में है कि वो कहता है कि नहीं जी मैंने तो कुछ है ही नहीं। सही है। ये थी दो चीज़ें, एस और पी। तीसरी चीज़ है जी इन्विटेशन, आई से बनता है इन्विटेशन। ऑब्टेन परमिशन फॉर द डेप्थ एंड ब्रेड्थ ऑफ द इंफॉर्मेशन टू बी शेयर्ड। फिर उसे बताना शुरू करें, उससे पूछें हाँ जी, जब आपने उसकी परसेप्शन देख ली तो फिर उसको आपने शेयर करना है और आपने उससे पूछना है कि हाँ जी मैं अब आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ। अगली चीज़ है जी नॉलेज। फिर उसे नॉलेज देना शुरू करें अप्रोप्रिएट वर्ड्स के अंदर, उसकी प्रॉब्लम के बारे में बताना शुरू करें। फॉर एग्जांपल अगर कोई कैंसर से डायग्नोज हो गया तो उसको बताना शुरू करें कि आपकी रिपोर्ट हुई थी और रिपोर्ट में जो है दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि आपका कैंसर जो है पॉजिटिव आ गया है या फिर आपको कैंसर है आपकी रिपोर्ट्स के मुताबिक। हाँ, प्रोवाइड अ वार्निंग दैट बैड न्यूज़ इज़ गोइंग टू बी शेयर्ड। तो आप बता दें कि मतलब जैसे कि डॉक्टर्स जो है मोस्टली बता देते हैं कि आपकी रिपोर्ट्स करवाई थी लेकिन आपके लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। हाँ, ये बताने से पहले कि आपको कैंसर है वो बता दिया जाता है कि आपके लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। तो उससे वो बंदा मेंटली प्रिपेयर हो जाता है बैड न्यूज़ को सुनने के लिए। अगर आप सीधा जाके उसे बता देंगे तो डेफिनेटली उसके लिए एक बहुत बड़ा ट्रॉमा होगा ये। अवॉइड टेक्निकल लैंग्वेज, टेक्निकल लैंग्वेज ही यूज़ करनी, पेशेंट को उसकी ज़ुबान में समझाना है। गिव द इन्फॉर्मेशन इन स्मॉल चंक्स, लंबी स्टोरी नहीं सुना देनी, थोड़ा थोड़ा बताना है, आराम आराम से बताना है ताकि वो इन्फॉर्मेशन को टॉलरेट कर सके। टेलर द रेट एट विच इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड, तो अकॉर्डिंगली पेशेंट के देखना है कि पेशेंट कितना अब्जॉर्ब कर पा रहा है, उसके अकॉर्डिंगली इसको इन्फॉर्मेशन देंगे। तो ये था नॉलेज। अगली चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट जो है वो है जी एम्पैथी। एम्पैथी शो करना नहीं भूलना है। आपने नॉलेज दे दिया, उसको ट्रॉमा में डाल दिया, तो अब अगला जो काम है वो आपके एम्पैथी देने का है। तो एम्पैथी हम काफ़ी पॉइंट्स के ऊपर पहले भी पढ़ चुके हैं। तो एम्पैथी क्या होता है? एम्पैथी होता है कि जी दूसरे की सिचुएशन पे खुद को रख के सोचना। तो एम्पैथी कैसे देनी है? जब पेशेंट परेशान हो जाता है बैड न्यूज़ सुनने के बाद, तो उसको ये बताना कि मैं आपकी सिचुएशन को समझ सकता हूँ,
मैं समझ सकता हूँ कि आप इस वक्त किस सदमे से गुजर रहे हैं, आप किस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, तो मैं इस चीज़ को समझ सकता हूँ। लेकिन अब जो अल्लाह ताला का जो करना था, जो होना था, वो तो हो गया है। ठीक है, तो इस तरह की स्टेटमेंट्स जो है वो देनी चाहिए। लिसन फॉर एंड आइडेंटिफाई द इमोशंस फॉर मिक्स इमोशंस। ठीक है, आइडेंटिफाई द सोर्स और कॉज ऑफ द इमोशन। शो द पेशेंट दैट हैव यू हैव मेड द कनेक्शन बिटवीन इमोशन एंड कॉज। तो पेशेंट की इमोशन को देखते हुए उसको एम्पैथी प्रोवाइड करनी है। लास्ट जो चीज़ है दैट इज़ अबाउट स्ट्रेटजी एंड समरी। के स्ट्रेटजी का मतलब है कि चलें, अब एक बैड न्यूज़ तो आ गई है, अब हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हैं। हाँ, अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, अब नेक्स्ट इसका ट्रीटमेंट क्या किया जा सकता है, या नेक्स्ट पेशेंट को क्या इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, तो स्ट्रेटजी बतानी है उसे। और लास्ट इज समराइज करना है, पेशेंट से समराइज कराना है कि आपको क्या समझ आई है, क्या उसको ठीक समझ भी आई है जो आपने बैड न्यूज़ ब्रेक किया है, या उसको समझ नहीं आई है। चेक फॉर द अंडरस्टैंडिंग, पेशेंट की अंडरस्टैंडिंग चेक करें। समराइज द डिस्कशन एंड रिट्रेट द पेन। तो बताएं उसे कि अब फाइनली इसमें क्या किया जा सकता है। तो दैट वाज ऑल अबाउट एंड ऑफ लाइफ। और ये जो लोग 4-5 लोगों ने बिल्कुल एंड में ज्वाइन किया है, लाइक मैं देखता रहा हूँ कि 30 स्टूडेंट्स वर ऑन एवरेज। तो जिन लोगों ने बिल्कुल एंड पे ज्वाइन किया है, सो प्लीज़ उन लोगों की अटेंडेंस नहीं लगेगी। एंड आई नो कि किन लोगों ने ज्वाइन किया है। ठीक है, तो आप प्लीज़ आप क्लास छोड़ के जा सकते हैं। मुझे 5 मिनट के लिए क्लास में आपकी प्रेजेंस नहीं चाहिए, 5-10 मिनट के लिए। तो अगर ज्वाइन करना होता है तो बिल्कुल वेरी स्टार्ट से किया करें, दरमियान में आके प्लीज़ ज्वाइन ना किया करें। ठीक है, और स्पेशली इस तरह से कि बिल्कुल एंड में आके जो है ना आप इस चीज़ को ज्वाइन करें, तो दैट्स वेरी अनएथिकल। ठीक है, चलें, आई होप एंड ऑफ लाइफ केयर वाला चैप्टर आपको समझ आ गया होगा। नाउ जो नेक्स्ट आपका वीकेंड आ रहा है, प्लीज़ इसके ऊपर बैठ के इसको पढ़िएगा। तो मैं इसका जो टेस्ट है ना वो जल्द ही मैं स्केजुअल कर दूंगा आपके कैंसर वाले का, और इसका भी मैं वो टेस्ट वाले डे का इंतज़ार नहीं करूंगा। तो मैं आपको बता दूंगा कि इसका टेस्ट किस दिन होगा, क्योंकि अगर हम टेस्ट वाले डे का इंतज़ार करते रहेंगे, वो महीने में एक दिन आना है, तो वो फिर ऐसा नहीं हो सकेगा कि फिर हमारे बहुत सारे टेस्ट पेंडिंग रह जाएंगे। ठीक है, तो लिहाजा नेक्स्ट क्या होगा कि मैं आपका टेस्ट जो है वो प्लान कर दूंगा एबरेंट सेल ग्रोथ का, और उसके बाद टेस्ट प्लान होगा इसका एंड ऑफ लाइफ केयर का। और इंशाल्लाह ताला जो नेक्स्ट लेक्चर है वो इंशाल्लाह वो फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को वहीं से हम दोबारा से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, हम उसको दोबारा से कंटिन्यू करेंगे, और साथ में हल्की आंच के ऊपर हम नर्सिंग प्रोसेस को लेके चलेंगे। वो भी बहुत ज़रूरी है अंडरस्टैंड करना, क्योंकि अब हम काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। तो नर्सिंग प्रोसेस को भी हल्की आंच पे हम साथ साथ लेके चलेंगे कि नेक्स्ट वीक में एक लेक्चर नर्सिंग प्रोसेस पे होगा, और एक लेक्चर जो है वो फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस पे होगा। चलें, ठीक है, ठीक है, चलें। अब ऐसा है कि आप लोगों को क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हैं, और कोई सवाल है तो बता सकते हैं। तो फिर हम जो है ना लॉग आउट करते हैं चीज़ों को लेके। तो आप प्लीज़ शेयर करें। कोई क्वेश्चन है, कोई और चीज़ है। अच्छा, खदीजा कह रही है नर्सिंग केयर प्लान आल्सो। तो खदीजा डेफिनेटली दैट इज़ पार्ट ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। नर्सिंग प्रोसेस पढ़ेंगे, उसमें नर्सिंग केयर प्लान भी पढ़ेंगे, उसके अंदर हम क्रिटिकल केयर मैप भी पढ़ेंगे, तो हम सारा कुछ पढ़ेंगे, तो परेशान नहीं होना उस चीज़ को लेके। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक में एक लेक्चर नर्सिंग प्रोसेस का हुआ करेगा, और 2 लेक्चर्स जो हैं वो डेफिनेटली हम इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के लेंगे। कोई क्वेश्चन है तो बताएं। हाँ, टेस्ट का डिस्कस करेंगे, लेकिन टेस्ट का डिस्कस करने के लिए टाइम बहुत थोड़ा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक के अंदर हम टेस्ट को डिस्कस कर लेते हैं। और एक क्वेश्चन का प्रॉब्लम था, उसको भी मैं देख लेता हूँ और अकॉर्डिंगली उसकी ग्रेडिंग कर देता हूँ, अगर उसमें कुछ बन सकता है तो। ठीक है, तो आज ही स्लैम्स पे लॉगिन करके या वीकेंड पे स्लैम्स पे लॉगिन करके तो मैं उस चीज़ को देख लेता हूँ। और मुझे ये बताएं कि हाउस ड्यूटीज़ कैसी जा रही हैं, और कितने लोग पॉजिटिव आ गए, कितने लोग मेरे स्टूडेंट्स में से रिकवर कर चुके हैं, मुझे भी पता चले। खदीजा, आई विल लुक इनटू दैट टेस्ट, डोंट वरी। एमसीक्यू के बारे में जो आप लोग कह रहे हैं, ड्यूटीज़ कैसी जा रही हैं, लाइफ कैसी जा रही है, और दुआ दुआ करो कि हम दोबारा से वापस आ जाएं, और वापस आके दोबारा से हम जो है उसी तरह से नॉर्मल तरीके से क्लासेस ले सकें। इस तरह पढ़ाने में मुझे मज़ा नहीं आता है जिस तरह से लाइव पढ़ते हैं हम। हाँ जी, सुमैया शाहिद कह रही हैं मैं रिकवर कर चुकी हूँ। चलो जी, अल्लाह का शुक्र है आप रिकवर कर चुके हो, दैट्स ग्रेट। और
सर जी प्लीज़ मेरी असाइनमेंट को ग्रेड कर दें, सना कह रही हैं। चलो सना देखते हैं इस चीज़ को। सर वेरी टफ ड्यूटीज़ एंड डिप्रेसिव। नोरीन वाई टफ ड्यूटीज़ एंड डिप्रेसिव किस बात से हैं? सुंदर शमून भी रिकवर कर चुकी हैं। चलो जी दैट्स ग्रेट सर जी। कल मेरी रूममेट का पॉजिटिव आया है एंड आई एम आल्सो वरीड। चलो टेस्ट कराओ आरफा, अल्लाह खैर करेगा। सर जी मिड टर्म का कोई आइडिया है? मिड टर्म का जो मैंने जहाँ तक सुना है तो वो है जी मिड टर्म जुलाई में इंशाल्लाह ताला, नेक्स्ट मंथ में कभी भी प्लान हो सकता है, मिड में जाके हो सकता है, तो देखते हैं। सना कहती हैं जी ड्यूटीज़ बहुत टफ हैं पीकेएलआई में। चलो सना अल्लाह खैर करे, यही कह सकते हैं। यहाँ से आपको इमोशनल सपोर्ट ही दे सकते हैं, एम्पैथी दे सकते हैं और दुआएं दे सकते हैं, अल्लाह खैर करेगा। चलें ये सब ठीक है, ठीक है जी। अच्छा चलो, अभी हमारे पास क्योंकि 5-10 मिनट हैं तो मैं थोड़ा सा चाह रहा हूँ कि हम ज़रा थोड़ा सा नर्सिंग प्रोसेस को टच कर ही लें। हाँ, थोड़ा सा हल्का सा स्टार्ट कर लें नर्सिंग प्रोसेस के बारे में। सर आप ड्यूटी 8 आवर में कुछ खा नहीं सकते, वॉशरूम नहीं जा सकते, पीपीज इस्तेमाल होते हैं। जी बिल्कुल, मैं आपकी इन चीज़ों को समझता हूँ सना, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। देखो कॉलेज क्या कहता है, क्या गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती हैं उसके अकॉर्डिंगली आलिया एग्ज़ाम होंगे, मे बी ऑनलाइन हो, मे बी कॉलेज दोबारा से ओपन हो जाए और कॉलेज बुला के एग्ज़ाम ले लें, देखते हैं क्या होता है। जी चलिए नर्सिंग प्रोसेस को ना थोड़ा सा हम एक रिव्यू दे ही देते हैं। मैं ज़रा इसको अनशेयर करूँ स्लाइड को, और here we have the board and where we have the nursing process। ठीक है जी, नर्सिंग प्रोसेस। सो क्या समझ आती है आपको इस वर्ड से? नर्सिंग प्रोसेस। जी एग्ज़ाम से पहले हमें लेक्चर से रिलीव किया जाएगा? नहीं अदीला, मेरा नहीं ख्याल है लेक्चर से रिलीव किया जाएगा। सर जी कॉलेज बुला के एग्ज़ाम होंगे तो मॉडिफाइड नर्सिंग मेथड। हाँ आलिया, मॉडिफाइड नर्सिंग मेथड क्या है? तो ये है जी नर्सिंग प्रोसेस, ये मैंने लिखा है। अब आप मुझे बताएं कि आपको क्या समझ आ रही है, नर्सिंग प्रोसेस का क्या मतलब है? नहीं जी, प्रिपरेशन के लिए मेरा नहीं ख्याल है कि लेक्चर से रिलीव किया जाएगा। Systematic guide nursing process comprises 4 component: planning, assessment, implementation, evaluation। सना 5 कंपोनेंट होते हैं, 4 नहीं होते हैं। इट इज़ प्रोसेस यूज टू असेस पेशेंट, मेक डायग्नोस्टिक प्लान। आरफा ने बिल्कुल सही डिफाइन किया है। तो नर्सिंग प्रोसेस, ठीक है जी, एक ऐसा प्रोसेस जिसको इस्तेमाल करते हुए हम नर्सिंग केयर प्रोवाइड करते हैं उसको नर्सिंग प्रोसेस कहा जाता है। ठीक है, अब आ जाते हैं थोड़ा सा इसकी और डिटेल की तरफ। तो नर्सिंग प्रोसेस के 5 स्टेप्स होते हैं, 5 फेजेस होते हैं। ठीक है, वो 5 फेजेस कौन कौन से होते हैं अभी हम देखते हैं जी। तो वो 5 फेजेस कौन कौन से होते हैं? तो इसके 4 स्टेप्स या 5 जो है ना वो फेज। सो वो 5 फेजेस कौन कौन से हैं, 5 स्टेप्स कौन कौन से हैं? 3, 4 और 5 हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, फर्स्ट इज, अच्छा इसको अब आप लोगों ने कैसे याद रखना है? इसको आप लोगों ने याद रखना है जी एड पाई से। हाँ एड पाई, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए डी पी आई और ई। मुझे याद है कि मेरा फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का पेपर था और मुझे क्वेश्चन आया था एड पाई, व्हाट इज़ एड पाई। और मैं सोच रहा था कि यार ये क्या बुला है एड पाई। तो थैंक्स टू गॉड के मेरे माइंड में आ गया और मैंने यहाँ पे लिख दिया नर्सिंग प्रोसेस को।
ठीक है, तो ये जो नर्सिंग प्रोसेस के 5 फेजेस 5 स्टेप्स हैं, इनको एड पाई से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आप में से काफ़ी लोगों ने कमेंट्स के अंदर बता भी दिया है। ए से असेसमेंट बनती है, डी से नर्सिंग डायग्नोसिस बनती है, पी से प्लानिंग बनती है, आई से इम्प्लीमेंटेशन बनती है और ई से एवेल्युएशन बनती है। तो ये 5 स्टेप्स होते हैं नर्सिंग प्रोसेस के। ठीक है, अच्छा यहाँ पर मैं अपने लेक्चर का जो एंड है वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ के साथ करूँगा। नर्सिंग प्रोसेस तो बनाया नर्सिस के लिए गया था, लेकिन ये जो नर्सिंग प्रोसेस है ना, ये आप अपनी लाइफ के हर डोमेन के अंदर इसको अप्लाई कर सकते हैं। आप देखेंगे कि आप ज़िंदगी में जो भी काम करते हैं ना, वो इन 5 स्टेप्स के अंदर करते हैं। ठीक है, जब आप इसे फुली अंडरस्टैंड कर लेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये सिर्फ नर्सिंग साइंस के अंदर ही इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन बड़ी वास्ट है। हमारी पर्सनल लाइफ के अंदर भी इसकी इम्प्लीमेंटेशन है नर्सिंग प्रोसेस की। ठीक है, सो ए से असेसमेंट है, डी से नर्सिंग डायग्नोसिस है, पी से प्लानिंग है, आई से इंटरवेंशन है और ई से एवेल्युएशन है। अभी के लिए नर्सिंग प्रोसेस के बारे में इतना ही। ठीक है, इंशाल्लाह ताला जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर हम इसको फिर डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि वेबसाइट जो है हमारी, जो मेरी साइट है, गूगल साइट है, उसके ऊपर नर्सिंग प्रोसेस के हवाले से दो पीपीटीज पड़ी हुई हैं, तो प्लीज़ उसको एक दफ़ा रीडिंग दे लीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है, वो ये है कि किसी बुक से या फिर इंटरनेट से भी एक दफ़ा जो है नर्सिंग प्रोसेस को आप लोग रीडिंग दे के आइएगा। नेक्स्ट क्लास में वीकेंड पे बैठ के रीडिंग दीजिएगा और फिर हम इसे ज़रा डिटेल में अच्छे तरीके से डिस्कस कर सकेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ रीडिंग लाजमी दे के आइएगा इसे। तो हम फिर नर्सिंग प्रोसेस को नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे और साथ में हम हल्की आंच पे ये वाला टॉपिक और साथ में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस लेके चलेंगे। ठीक है, चलें, आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला मुलाकात होती है। तो यहाँ पर हम डिपार्ट करती हैं अपनी वेस को और अपने नेक्स्ट लेक्चर के अकॉर्डिंगली आप लोग लॉगिन कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हम जो है ना अब छुट्टी करते हैं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हमारी मुलाकात होगी। लेकिन आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ साथ साथ पढ़ा करें, अगर नहीं पढ़ेंगे साथ साथ तो फिर पहाड़ बन जाएगा और वो बाद में नहीं पढ़ा जाएगा। तो आपके पास बड़े गोल्डन डेज हैं, टाइम निकाला करें और पढ़ा करें। चलें, टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़। चलें जी।